एक दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मुझे अचानक एक ऐसा रहस्यमयी सिस्टम मिल गया जिसकी ताकत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये सिस्टम मुझे किसी भी इंसान की बीमारी अपने अंदर खींचने की क्षमता देता था, और फिर मैं चाहूँ तो उस बीमारी को किसी दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर भी कर सकता था। इतना ही नहीं, हर बार जब मैं किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करता था तो मेरे मेरिट पॉइंट्स बढ़ जाते थे, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचता तो यही पॉइंट्स कम होने लगते थे। शुरुआत में मुझे लगा कि यह ताकत लोगों की मदद करने के लिए मिली है, इसलिए मैंने बिना किसी स्वार्थ के मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 20 दिनों के अंदर मैंने 100 से भी ज्यादा गंभीर और लाइलाज मरीजों को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों की जान मैंने बचाई है वही लोग एक दिन मेरे खिलाफ अदालत में खड़े होंगे। कोर्ट के अंदर माहौल पूरी तरह मेरे खिलाफ था। एक के बाद एक लोग मुझे ठग, अपराधी और नकली डॉक्टर कह रहे थे। उनका कहना था कि मेरे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं था, इसलिए मेरा इलाज करना गैर कानूनी था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि मेरी वजह से उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी और बाद में असली अस्पताल में जाकर ही उन्हें राहत मिली। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्से से ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि सच क्या है। लेकिन असली झटका तब लगा जब अगला गवाह मेरे सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी गर्लफ्रेंड थी। वही लड़की जिसके लिए मैंने 3 साल तक हर तकलीफ उठाई थी, आज अदालत में खड़ी होकर मेरे खिलाफ बयान दे रही थी। उसने मासूम चेहरा बनाकर जज से कहा कि वह यह सब मेरी भलाई के लिए कर रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि मैं गलत रास्ते पर चलता रहूं। लेकिन मैं उसकी असलियत जानता था। उसने पहले ही किसी अमीर आदमी से शादी करने का फैसला कर लिया था और अब वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करके अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसके बाद सरकारी वकील खड़ा हुआ और उसने अदालत से मांग की कि मुझे 50 साल से ज्यादा की जेल की सजा दी जाए, करोड़ों का मुआवजा भरवाया जाए और जिंदगी भर के लिए मेडिकल क्षेत्र में काम करने से रोक दिया जाए। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे फैसला पहले ही सुनाया जा चुका हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने जज से सिर्फ एक आखिरी मौका मांगा और कहा कि अगर यहाँ मौजूद सभी लोग अब भी यह साबित कर दें कि मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया है तो मैं बिना किसी बहस के सारे आरोप स्वीकार कर लूंगा। मेरी बात सुनकर कोर्टरूम में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला को गवाही के लिए बुलाया गया। ये वही महिला थी जिसे मैंने मुफ्त में ठीक किया था और इलाज के बाद अपनी जेब से पैसे देकर घर भी भेजा था। लेकिन आज वह मेरी तरफ उंगली उठाकर कह रही थी कि मैंने उसे नकली दवाइयां दी, उसके पैसे ठगे और उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया। उसकी झूठी गवाही खत्म होते ही मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। उस पर उसकी सभी बीमारियों की जानकारी दिखाई दी और उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब एक एक करके बाकी 19 लोग भी मेरे खिलाफ गवाही देने वाले थे और उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि सच से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे बर्बाद करना ही उनका असली मकसद था। जब अदालत में मौजूद वे सभी लोग एक एक करके मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे थे और मुझे ठग साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तभी मैंने चुपचाप अपने सिस्टम को एक्टिव कर दिया। जिन बीमारियों से मैंने कभी उन्हें मुक्त किया था वे सारी बीमारियां वापस उन्हीं के शरीर में ट्रांसफर होने लगी और जिन बीमारियों का इलाज संभव था उन्हें भी मैंने और खतरनाक बनाकर लौटा दिया। अब मैं देखना चाहता था कि जब उनकी दुनिया दोबारा बिखरेगी तब वे किसे दोष देंगे। इसी बीच कोर्टरूम का दरवाजा अचानक खुला और एक आदमी तेजी से अंदर आया। उसे देखते ही मैं पहचान गया कि यह वही आखिरी मरीज था जिसकी जान मैंने कुछ दिन पहले बचाई थी। उसने सीधे जज की तरफ देखा और कहा कि वह मेरी तरफ से गवाही देना चाहता है। पूरे कोर्टरूम में हलचल मच गई, क्योंकि पहली बार कोई इंसान मेरे समर्थन में खड़ा हुआ था। उसने अदालत के सामने सारे बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल्स रख दिए। रिकॉर्ड साफ दिखा रहे थे कि मैंने मरीजों से भारी रकम नहीं ली थी और किसी को भी वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बाद उसने कहा कि अगर अदालत चाहे तो मुआवजे के तौर पर 3 मिलियन युआन तुरंत जमा किए जा सकते हैं ताकि मामला यहीं खत्म हो जाए। ये सुनते ही वे लोग जो कुछ मिनट पहले मुझे जेल भेजना चाहते थे अचानक नरम पड़ गए। अब वे कह रहे थे कि अगर मैं अपनी गलती मान लूं और नुकसान की भरपाई कर दूं तो वे मुझे माफ करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि उन्हें सच या न्याय से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे। लेकिन सरकारी वकील अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अदालत से कहा कि चाहे किसी को गंभीर नुकसान हुआ हो या नहीं, फिर भी समाज पर इसका बुरा असर पड़ा है। इसीलिए अगर मुझे जेल से बचना है तो मुझे एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें लिखा होगा कि मैं जिंदगी भर कभी भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करूंगा। मेरे वकील ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन जज ने उसे खारिज कर दिया। फिर मुझे चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में मैंने किसी इंसान का इलाज किया तो उसे गैर कानूनी चिकित्सा नहीं बल्कि हत्या के प्रयास जैसा अपराध माना जाएगा। कुछ सेकंड तक मैं उस कागज को देखता रहा, फिर आखिरकार मैंने उस पर साइन कर दी। अदालत से बाहर निकलते समय मुझे एहसास हुआ कि मैंने लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ दर्जन युआन लिए थे, लेकिन अपनी आजादी और सम्मान बचाने के लिए मुझे लाखों युआन चुकाने पड़े। यह सौदा जितना हास्यास्पद था उतना ही दर्दनाक भी। मेरे वकील ने अफसोस जताया कि वह मेरा नाम पूरी तरह साफ नहीं कर सका। इसके बाद एक प्रभावशाली परिवार के प्रतिनिधि ने मुझे अपने निजी डॉक्टर के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि अब मैं इंसानों का डॉक्टर नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ जानवरों का इलाज करूंगा। उस रात जब मैं अकेला था, सिस्टम लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा था। जिन लोगों ने अदालत में मेरे खिलाफ झूठ बोला था उनकी बीमारियां एक एक करके सफलतापूर्वक वापस ट्रांसफर हो रही थी। डायबिटीज, लिवर कैंसर और कई दूसरी बीमारियां फिर से अपने पुराने मालिकों के पास लौट चुकी थी। हर सफल ट्रांसफर के साथ मेरे मेरिट पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे थे। कुछ महीनों बाद मुझे विदेश से एक प्रस्ताव मिला। वहाँ के प्रभाव
प्रभावशाली लोगों ने मेरी क्षमताओं के बारे में सुन रखा था और वे चाहते थे कि मैं उनके देश में मेडिकल रिसर्च और इलाज करूं। मैंने एक ही शर्त रखी, 1 बिलियन युआन। सबको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने मेरी उपलब्धियों की पूरी रिपोर्ट देखी, जिसमें दर्जनों असाध्य मरीजों के ठीक होने के सबूत मौजूद थे, तो कमरे में बैठे सभी लोग खामोश हो गए। कुछ सेकंड बाद सामने बैठे बिजनेसमैन ने हाथ बढ़ाया और कहा, डील मंजूर है, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। उसी पल मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। सामने बैठे बिजनेसमैन ने बिना देर किए कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद उसने एक बैंक कार्ड टेबल पर रखते हुए कहा कि इसमें 1 बिलियन युआन एडवांस के तौर पर जमा है। मैंने कार्ड हाथ में लिया और हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि आखिरकार मेरी मेहनत की कीमत किसी ने समझी है। वह आदमी आत्मविश्वास से बोला कि जैसे ही मैं लिगुओ पहुंचूंगा, मेरी मेडिकल स्किल्स पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएंगी। उसने कहा कि 6 महीने बाद वह खुद मुझसे वहां मिलेगा। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी किस्मत सच में बदलने वाली है। अब जब मेरे पास 1 बिलियन युआन थे, तो मैंने तय कर लिया कि सबसे पहले अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहूंगा। बसों में धक्के खाने वाले दिन खत्म हो चुके थे, इसलिए मैं सीधे शहर के सबसे बड़े कार शोरूम की तरफ निकल पड़ा। शोरूम के बीचों बीच खड़ी एक चमचमाती लग्जरी कार ने मेरा ध्यान खींच लिया। सेल्समैन उसकी खूबियां बताने ही वाला था कि मैंने उसे रोक कर कहा, मुझे पसंद है, मैं यही कार खरीद रहा हूँ। लेकिन कार खरीदना सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मेरे पास एक और अधूरा काम बाकी था। उधर दूसरी तरफ लूसी और टॉम मेरे पुराने इलाज के रिकॉर्ड खंगाल रहे थे। टॉम को यकीन था कि मेरी सफलता का राज किसी खास दवा या फॉर्मूले में छिपा हुआ है। उसने मेज पर रखी जड़ी बूटियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या यही वह चमत्कारी नुस्खा है जिसका मैं इस्तेमाल करता था। लूसी ने पूरे भरोसे के साथ सिर हिलाया। उसके मुताबिक जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करता था, तो आखिर में उसे इन्हीं जड़ी बूटियों से बना एक सूप पिलाता था। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि मेरी सारी ताकत इसी नुस्खे में छिपी हुई है। दोनों इस भ्रम में थे कि उन्होंने मेरा सबसे बड़ा राज खोज लिया है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जिस चीज को चमत्कारी दवा समझ रहे हैं, वह सिर्फ एक साधारण हर्बल ड्रिंक थी। असली ताकत तो उस सिस्टम में थी जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता था। इसी दौरान टॉम के पास एक फोन कॉल आई। कॉल खत्म होते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता चला कि मैं जेल नहीं गया हूँ, बल्कि एक नए सबूत और भारी सेटलमेंट की वजह से मुझे तुरंत रिहा कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही टॉम गुस्से से भर गया। उसे यकीन था कि इस बार मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन उसकी सारी योजना पल भर में नाकाम हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैं शांत था, क्योंकि अब हिसाब बराबर करने की बारी मेरी थी। कुछ समय बाद हमारी मुलाकात आमने सामने हुई। टॉम ने मुझे घूरते हुए कहा कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके शब्दों में जितना घमंड था, उसकी आंखों में उतना ही डर छिपा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए सोचा कि जब उसने मेरा क्लिनिक नहीं खरीद पाया, तो उसने मेरी गर्लफ्रेंड को खरीद लिया। देश के सबसे बड़े मेडिकल ग्रुप का मालिक होने के बावजूद उसने जीतने के लिए सबसे गंदे तरीकों का इस्तेमाल किया था। उसी समय मैंने चुपचाप सिस्टम को एक्टिव कर दिया। अगले कुछ सेकंड में एक के बाद एक कई बीमारियां सफलतापूर्वक ट्रांसफर होने लगी। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशन दिखा रहा था और मेरे मेरिट पॉइंट्स धीरे धीरे बदल रहे थे। फिर लूसी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वह हंसते हुए कह रही थी कि अगर उसे कभी मेरी जरूरत न पड़ती, तो वह मेरी तरफ देखती भी नहीं। उसके लिए मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसे इस्तेमाल किया जा सकता था और फिर फेंका जा सकता था। उसने स्वीकार किया कि पिछले 3 सालों में उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं उसके लिए सिर्फ एक साधन था, एक ऐसा आदमी जिसे वह अपनी सुविधा के हिसाब से बुलाती और छोड़ देती थी। उसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन इस बार मैं टूटने वाला नहीं था। सिस्टम ने एक और ट्रांसफर पूरा होने की सूचना दी। मैं बस खड़ा रहा और उन लोगों को देखता रहा जिन्होंने मेरे भरोसे को सबसे बुरी तरह कुचला था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, अगर यह दुनिया अच्छे लोगों को धोखा देती है और बुरे लोगों को इनाम देती है, तो अब मैं किसी का उद्धारक नहीं बनूंगा। अब से मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा, और जो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझते, उन्हें उनके कर्मों का पूरा हिसाब चुकाना होगा।